हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा शानदार और रोमांटिक होने वाली है। तो यह कहानी एक लड़की और लड़के की है, जो कि एक बीच पर फँस जाते हैं और वहाँ पर उन्हें 3-4 महीने रहने पड़ जाते हैं। और उस बीच में क्या-क्या होता है इन दोनों के बीच में, वो आगे की कहानी में हमें पता चलेगा। तो कहानी को पूरा देखने के लिए आपको शुरू से लास्ट तक बने रहना होगा। कहानी की शुरुआत एक झूला पुल पर नहा रही कुछ लड़कियों से होती है जो खूब मस्ती कर रही होती है। तभी सनाया की मुलाकात ऋतिक से होती है, जो अकेले छत की बालकनी से उसे देख रहा होता है। उसी दिन सनाया की एक दोस्त उसे बताती है कि ऋतिक ने उन सबको एक पार्टी में बुलाया है। ये पार्टी समुद्र के बीचों बीच एक बोट पर हो रही थी। ये सुनकर सनाया अपनी दोस्त को मना करती है, लेकिन उसकी दोस्त नहीं मानती और उसे जबरदस्ती जाने के लिए राजी कर लेती है। पार्टी में पहुंचने के बाद सनाया अपने बॉयफ्रेंड रियान को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर रियान पर पड़ती है, जो किसी और को किस कर रहा था। ये देखकर वो दुखी होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम ऋतिक और सनाया को समुद्र के बीचों बीच देखते हैं, जो बोट को किनारे तक ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। काफी कोशिश के बाद वे एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सनाया अपने मोबाइल का नेटवर्क चेक करती है, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं होता। तभी ऋतिक को एक ड्रिल मशीन मिलती है, जिसे वो ले लेता है और ये सोचकर आगे बढ़ जाता है कि शायद उन्हें कोई घर मिल जाए। इसी दौरान पुलिस वाले सनाया के माता पिता से पूछताछ करने आते हैं। तभी एक औरत कहती है कि क्या हम सनाया और ऋतिक को ढूंढने के लिए कोई नया प्लान बना सकते हैं। पुलिस कहती है कि ये सब यहाँ आए दिन होता रहता है। अगले सीन में हम सनाया और ऋतिक को जंगल की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक झरना दिखाई देता है। ये देखकर ऋतिक को बहुत अच्छा लगता है और वो सनाया से उसकी एक फोटो लेने को कहता है, लेकिन सनाया दुखी होती है और मना कर देती है। वो कहती है कि वे यहाँ फंसे हुए हैं और उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए अच्छे नंबर चाहिए थे, ताकि वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। वो कहती है कि अगर वे जल्दी यहाँ से नहीं निकल पाए तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। ये सब कहने के बाद वे दोनों आगे चलने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वे आइलैंड के एकदम किनारे पर पहुंच जाते हैं। फिर भी उन्हें कोई इंसान दिखाई नहीं देता। निराश होकर वे वापस बोट की तरफ जाने का फैसला करते हैं। जब वे बोट के पास पहुंचते हैं तो ऋतिक देखता है कि बोट वहां नहीं है। दरअसल समुद्र की लहरें उसे बहाकर ले गई थी। ऋतिक को वहां सिर्फ एक जैकेट मिलती है। वे दोनों निराश होकर पूरा दिन चलते चलते थक जाते हैं और शाम हो जाती है। ऋतिक आग जलाता है और वे दोनों रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रात में ऋतिक देखता है कि सनाया को ठंड लग रही है, इसलिए वो अपनी जैकेट उतारकर उसे दे देता है। वे दोनों आपस में बात करते हैं कि कल तक शायद उनके माता पिता उन्हें ढूंढ लेंगे। अगले दिन सुबह ऋतिक देखता है कि सनाया वहां नहीं है। वो उसे ढूंढने निकलता है और जैसे ही समुद्र किनारे जाता है तो देखता है कि सनाया रेत पर एक नाम लिख रही होती है। ऋतिक उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो सनाया बताती है कि वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है और उन्हें पीने का पानी ढूंढना होगा। तभी सनाया देखती है कि ऋतिक समुद्र में नहाने चला जाता है और वो उसे देखती ही रह जाती है। दूसरी तरफ होटल में सनाया के माता पिता ऋतिक और सनाया के बारे में बात कर रहे होते हैं। पुलिस बताती है कि उन्हें एक छोटी बोट मिली है, जिस पर शायद वे दोनों थे। पुलिस सनाया के पिता से कहती है कि अगर वे कुछ नहीं कर पाए तो वे किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को लगा देंगे। एक पुलिस वाला कहता है कि वे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देखते हैं कि सनाया बोतल में पानी भर रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है, इसलिए वो डर के मारे ऋतिक के पास आ जाती है। इसके बाद वे दोनों धूप से बचने के लिए एक छोटा घर बनाते हैं। थोड़ी देर बाद सनाया पत्तों को रस्सी बनाकर समुद्र किनारे एक बड़ा एसओएस लिखती है, ताकि अगर पुलिस वाले उन्हें ढूंढने आए तो वे उन्हें मिल जाएं। अब वे दोनों आइलैंड पर जो भी खाने को मिलता है उसे ढूंढकर खाने लगते हैं। तभी ऋतिक को केले का पेड़ मिलता है और वो उसे तोड़ लेता है। वे दोनों मिलकर पेट भरकर केले खाते हैं। सनाया देखती है कि आइलैंड पर बहुत गर्मी है, इसलिए वो अपनी फुल पैंट को काटकर छोटा बना लेती है। इसके बाद वो देखती है कि ऋतिक उस झोपड़ी में सो रहा है, तो वो भी उसके पास जाकर सो जाती है। तभी ऋतिक उसकी तरफ मुंह कर लेता है और सनाया के ऊपर हाथ रख देता है। सनाया को ये अच्छा लगता है, इसलिए वो ऋतिक को कुछ नहीं बोलती। अगले दिन जब सनाया झरने के पास नहा रही होती है तो ऋतिक आकर उससे प्यार करने के लिए कहता है, लेकिन सनाया उसे रोक देती है और कहती है कि तुम दूसरी तरफ चले जाओ। ऋतिक कहता है कि तुमने ही तो मुझे अपना पहरेदार बनाकर यहाँ खड़ा किया है। सनाया कहती है कि इस आइलैंड पर और भी कोई रहता है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। उधर न्यूज में दिखाया जाता है कि सनाया और ऋतिक के गायब होने का मामला अब बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। पुलिस को लगता है कि वे दोनों मर चुके हैं और अब वे उनकी लाशें ढूंढ रहे हैं। तभी हम जोहन को देखते हैं, जो अपनी बीवी से कहता है कि वे घर जा रहे हैं क्योंकि उनकी छोटी बेटी घर में अकेली है। उसकी बीवी अभी भी घबराई हुई है। जोहन उसे गले लगाकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी।
इसके बाद अगले दिन सनाया और ऋतिक के माता पिता दोनों को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर जंगलों में निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पर रात होने वाली होती है। सनाया दुखी होती है और कहती है कि उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही है। तभी ऋतिक को वहाँ एक इंसान की खोपड़ी मिलती है। इसे देखकर सनाया बहुत ज्यादा डर जाती है और ऋतिक से कहती है कि ये भी यहाँ फंस गया होगा और इसकी हालत ऐसी हो गई है। वो कहती है कि धीरे धीरे हमारी भी हालत ऐसी होने वाली है। लेकिन ऋतिक उसे समझाते हुए कहता है कि ये आदमी या तो कोई चोर या जंगली होगा, इसलिए मर गया होगा, लेकिन हमारे पीछे हमारे माता पिता हैं और हम अकेले नहीं हैं। ऋतिक सनाया को विश्वास दिलाता है कि अगर वे दोनों एक दूसरे का साथ ऐसे ही देते रहेंगे तो वे कभी नहीं मरेंगे और एक दिन जरूर अपने अपने घर जाएंगे। ये कहने के बाद वो सनाया को किस करने लगता है। सनाया को पहली बार किसी को इतना करीब से किस करना बहुत अच्छा लगता है। रात हो गई थी और वे दोनों मिलकर रात भर प्यार करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। ये सब करके सनाया बहुत खुश होती है। अगले दिन सुबह सनाया उठती है और देखती है कि ऋतिक वहाँ नहीं है। वो ऋतिक को बुलाने लगती है लेकिन वो नहीं मिलता। सनाया बहुत ज्यादा डर जाती है और ऋतिक को ढूंढते ढूंढते जंगल में चली जाती है। कुछ ही दूर जाने पर सनाया देखती है कि ऋतिक जंगल में एक गहरा गड्ढा खोद रहा है। सनाया को समझ नहीं आता कि वो वहाँ क्या कर रहा है। तभी सनाया ऋतिक के सामने गिर जाती है और उसे थोड़ी चोट लग जाती है। ऋतिक उसकी चोट को ठीक करने लगता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। वे दोनों जाकर झरने के पास नहाने लगते हैं। ऋतिक नहाते समय सनाया को बताता है कि उसकी माँ को एक राक्षस उठा ले गया था और वो आज तक नहीं मिली। सनाया ऋतिक की बात सुनकर थोड़ा दुखी होती है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है। ऋतिक बारिश का मजा लेता है और सनाया उसे देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वे दोनों बारिश में खूब मस्ती करते हैं। ऋतिक सनाया के बालों में एक फूल लगा देता है। तभी सनाया ऋतिक से कहती है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार करने का मन कर रहा है। फिर वे दोनों मिलकर खूब प्यार करते हैं। इसी दौरान न्यूज में बताया जाता है कि सनाया और ऋतिक के लापता हुए 2 महीने बीत चुके हैं और अब पुलिस को लग रहा है कि वे दोनों जिंदा नहीं रहे, इसलिए पुलिस उन्हें ढूंढने नहीं जा रही है। लेकिन सनाया की माँ को लगता है कि उनके बच्चे अभी भी जिंदा हैं। वो अपने पति के साथ हेलीकॉप्टर लेकर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए फिर से चली जाती है। वे दोनों की फोटो पूरे शहर में बांटने लगते हैं और कहते हैं कि जैसे ही उनका पता चले इस नंबर पर कॉल कर देना। कुछ दिनों बाद उसका पति कहता है कि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी सनाया और ऋतिक नहीं मिल रहे हैं और अब उन्हें शायद अपने घर लौट जाना चाहिए। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाती है और अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ ऋतिक सनाया को उस हरी रोशनी के बारे में बताता है जिसके बारे में उसके पिता ने उसे बताया था। वो बताता है कि वो रोशनी सूरज के डूबते समय दिखती है, लेकिन उसने वो रोशनी आज तक कभी नहीं देखी है। वहाँ रहते रहते उन्हें 40 से ज्यादा दिन बीत जाते हैं और अब वे दोनों समुद्र के सुहाने मौसम का भरपूर मजा लेने लगते हैं। वे दोनों समुद्र में नहाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। ऐसे में वे दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं और जब भी उनका मन करता है वे प्यार करते हैं। ये सब होने के बाद सनाया ऋतिक से पूछती है कि सच सच बताना, तुमने पहली बार किसी से प्यार किया था तो कैसा लगा था और वो कौन थी। ऋतिक बताता है कि जब वो छोटा था और स्कूल में पढ़ता था तो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो उससे उम्र में बहुत बड़ी थी और वे प्यार करते थे। तभी ऋतिक सनाया से पूछता है कि ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें पहली बार प्यार करके कैसा लगा था। सनाया हंसते हुए बताती है कि बहुत अच्छा लगा था और उस समय तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था और बहुत मजा भी आया था। इसके बाद सनाया ऋतिक से कहती है कि उसे इसके बारे में और भी ज्यादा सीखना है, तो ऋतिक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि सनाया और ऋतिक दोनों ही जंगल में कुछ फल तोड़ने जाते हैं। ऋतिक आगे चला जाता है और फल तोड़ने लगता है। तभी उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। वे खुली जगह की ओर भागने लगते हैं। ऋतिक उस प्लेन को सिग्नल देने के लिए अपनी बैग में वो गन ढूंढने लगता है जो उसे उस समय नहीं मिलती, लेकिन तब तक वो प्लेन उन दोनों से बहुत दूर जा चुका होता है। सनाया फिर भी उस गन को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन गन उसे नहीं मिलती। सनाया को थोड़ा शक होने लगता है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि इस आइलैंड पर हम दोनों के अलावा कोई और भी है, इसलिए हमारी चीजें चुराई जा रही हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब तक उनके ऊपर से बस एक ही जहाज गुजरा है और उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया है। वे दोनों वहां बैठकर आपस में बात करने लगते हैं कि अब उन्हें यहीं पर रहना चाहिए और घर जाने की आस छोड़ देनी चाहिए। वे यहीं पर शादी करके अपना एक सादा जीवन बिताना चाहते हैं। तभी अचानक से ऋतिक को किसी जानवर की आवाज आने लगती है और वो उस बात को जानने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। सनाया भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है क्योंकि अब उसे उसकी चिंता होने लगी थी। ऋतिक जब थोड़ी दूर आगे जाकर देखता है तो उसे एक बड़ा चूहा दिखता है जो ऋतिक को देखकर बहुत तेजी से भागने लगता है। भागते भागते वो दूर चला जाता है और अचानक से जमीन पर गिर जाता है। तभी सनाया वहां पहुंच जाती है और देखती है कि ऋतिक के पास एक खून से लथपथ चाकू है और वो उसका शिकार कर चुका है।
वहीं दूसरी तरफ सनाया और ऋतिक के माता पिता और सभी दोस्त सनाया और ऋतिक के बिना ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने लगते हैं। यहाँ पर सनाया भी आइलैंड पर ऋतिक के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगती है और यहीं पर अपनी जिंदगी बिताने का फैसला करती है, क्योंकि उनकी जो उम्मीद थी कि उन्हें कोई बचाने आएगा वो भी खत्म हो चुकी थी। अब वे दोनों शिकार करना भी सीख गए हैं और यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। घर की उम्मीदों को छोड़कर वे एक दूसरे का साथ निभाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। तभी एक दिन सनाया को उल्टी होने लगती है। जब ऋतिक ये देखता है तो सनाया से पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, जिस पर सनाया ऋतिक को कहती है कि नहीं, बस मेरा ऐसे ही मन खराब हो गया है। इसके बाद सनाया अच्छा महसूस करती है और ऋतिक के पास लेट जाती है। जब वे दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी उनकी खोई हुई चीजें उन्हें वापस मिलने लगती है। वे चीजें एक बंदर डालियों पर से फेंक रहा होता है। वे दोनों ये भी देखते हैं कि उस बंदर के हाथ में वो गन भी है जो उस दिन वे ढूंढ रहे थे और उन्हें मिली नहीं थी। तभी सनाया बंदर को कुछ फल दिखाती है, जिसको पाकर वो बंदर गन को छोड़ देता है। सनाया और ऋतिक दोनों समुद्र के किनारे दौड़ते हैं तो उन्हें खुली जगह पर एक हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है। सनाया जल्दी से गन को लोड करती है और हवा में फायर कर देती है। उन दोनों को वो हेलीकॉप्टर वाले देख लेते हैं और वे उन्हें वहां से ले जाकर अपने घर छोड़ देते हैं। जंगल का सफर बिताने के बाद वे दोनों आखिरकार 5 महीने बाद घर वापस आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर सनाया के दोस्त और उसके माता पिता उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद दोनों के माता पिता और दोनों को लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद ऋतिक से रहा नहीं जाता और वो सनाया से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। वे दोनों कहते हैं कि घर आकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तभी ऋतिक सनाया को किस करने वाला होता है कि सनाया उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरे मम्मी पापा यहीं पर हैं